जोड़े लोग हैं, इतने ही लोग हैं क्लास के लिए। अभी और कुछ आ रहे हैं, आएंगे शायद। ओके, आज का पहला लेक्चर है ना एथिक्स का। ठीक है, आपने इससे पहले कभी एथिक्स के बारे में कुछ पढ़ा है? बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग? नहीं, थोड़ा बहुत है। चलिए ठीक है। इससे पहले आपने यूपीएससी के जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, जीएस 1 2 3, उसमें से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट है यूपीएससी, इसमें इसमें जीएस 4 में आता है इथिक्स, है ना? तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है वैसे? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? एथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिकता, है ना? नैतिकता। इंटीग्रिटी का मतलब? हाँ, क्वालिटी नहीं। इंटीग्रिटी को अगर हिंदी में बोल सक पाए या फिर उसके लिए क्या वर्ड होगा? सत्यनिष्ठा बोल सकते हैं, सत्यनिष्ठा। ठीक है ना? उसके बाद है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। अगर इसको हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उतना पता नहीं। मतलब अगर ये इंग्लिश के वर्ड्स है, अगर इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो हमें हिंदी में थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना है, तो इसलिए मैं बस थोड़ा वर्ड के बारे में आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, वर्ड्स की। ठीक है, तो ये एग्जाम में जो हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एथिक्स का सिलेबस हमारे एग्जाम में कब से ऐड किया गया? 2013 से। मतलब 2008 से 2014 के बीच में जो एग्जाम की प्रोसेस थी यूपीएससी की, इसमें काफी सारे चेंजेस करते जा रहे थे, है ना? ठीक है, और उस चेंजेस का लास्ट जो भी स्टेप था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द एथिक्स इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक्सपेक्टेशन रहती होगी, मतलब क्या सोच के यूपीएससी ने ये सिलेबस में ऐड किया गया होगा। इसका कुछ तो बेसिस रहा होगा ना पहले। ठीक है, तो क्या बेसिस रहा होगा? ठीक है ना? 2005 से लेकर 2008 या फिर 10 के बीच में कुछ ऐसे एनालिसिस किए गए या फिर कुछ ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थेसिस वगैरह दिए गए कि जो भी ऑफिसर यूपीएससी सिलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन में भेज रही है, ठीक है ना, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की थोड़ी कमतरता है ना? इसकी वजह से यूपीएससी ने ऐसा सोचा कि हमें सिलेबस में इस चीज को ऐड करना चाहिए। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? दूसरी चीज ये है, आप सब बोलोगे कि सर अगर एथिक्स हम पढ़ेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सब एथिकल हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? एथिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम सब एथिकल हो जाएंगे, है ना? फिर भी यूपीएससी ने सिलेबस में इस चीज को क्यों ऐड किया? इसके पीछे उनका क्या लॉजिक होगा? एग्जैक्टली ठीक है, मतलब ये चीज है कि देखिए हम सब एकदम विद्वान नहीं है, सब कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं है ना? हम सब में कोई बुरी चीजें होती है, कोई अच्छी चीजें होती है ना? इनका बेसिक एक मतलब ये था, ठीक है, कि जो भी ऑफिसर बनेगा, है ना, उसको एटलीस्ट जो भी चीजें है, अगर कोई चीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई चीज बुरी है ना, और आपको पता नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिटी निगेटिव क्वालिटी है ना? अगर आपको पता नहीं है तो आप उस चीज को, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच गए उस चीज को लेके, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर आपकी वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकती है, जिस जगह पे आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, तो ये चीजें एटलीस्ट आपको एक एथिक्स की एथिकल नॉलेज, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए यूपीएससी ने सिलेबस में इस चीज को ऐड किया है। ठीक है, ये चीज हो गई, पहली चीज हो गई एथिक्स। अब एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, दरअसल क्या है, ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है ना? इस चीज को जब हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और बेसिकली इसको जब जाना जाता है एथिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? मेरी लैंग्वेज कंफर्टेबल है सबको, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, एथिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिकता, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। एथिक्स पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें, हमारा एथिक्स को लेके अप्रोच कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो पहले लेते हैं हम लोग अप्रोच। अप्रोच मतलब किसी चीज को पढ़ने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आप साथ साथ लिखते जाइए, मैं जो भी नोट डाउन करा के दे रहा हूँ। पहले हेडिंग डालिए ऊपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पहला पॉइंट लिखिए उसमें, वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता।
इस चीज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज क्या होती है, मूल्य क्या होता है किसी चीज का, सिलेबस का पार्ट है ना। सिलेबस क्या है क्या नहीं है, डिटेल उसके बारे में हम लोग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमें इथिक्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए पढ़ने के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज वहां पे देखिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी, मतलब वैल्यूज का बेसिक मीनिंग ये होता है, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी बेसिक बेसिक चीजें लगती है उसको बोलते हैं हम वैल्यू। वैल्यू मतलब मूल्य हो गया, किसी चीज की मूल्य क्या है, जैसे अभी ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब जो इसका बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम वैल्यू, ठीक है ना। तो किसी भी सोसाइटी को डेवलप होने के लिए जो भी बेसिक कंपोनेंट्स लगते हैं उसे बोलते हैं हम वैल्यू। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी इन द सेंस क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप बेसिकली किस चीज से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपकी बेसिक वैल्यूज अलग अलग होगी। और आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, उसके जाने के बाद से आपको किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों की सेवा नहीं करनी है, पूरे सोसाइटी की सेवा करनी है आपको। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट होकर जाते हो वहां पे, ठीक है ना। तो आपकी जो भी वैल्यूज होती है वो कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू धर्म का आदमी है ना, साधारणतः जब बकरीद फॉर एग्जाम्पल वहां पे बकरों की कटाई होती है ना, तो उससे उनको एक प्रॉब्लम सी हो जाती है। मतलब नॉर्मल जगह पे जब बकरे कटते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर खास करके जब बकरीद पे बकरे कटते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरी एग्जांपल लेके, अगर कोई इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला होगा, उसको दिवाली में जब फटाके जलते हैं उससे प्रॉब्लम होगी, पर जब बाकी टाइम पे जब फटाके जलते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप किसी चीज को लेके बायस हो रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज बायसनेस की है, इसको हमें क्या करना है, न्यूट्रल लानी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कंपोनेंट निगेटिव है तो आप में इतनी तो मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको निचला दर्जा दे सको, और जो प्रॉपर चीजें होनी चाहिए उसको न्यूट्रली ट्रीट कर सको, ठीक है। तो एथिक्स समझने और पढ़ने के लिए जो बेसिक पहली चीज हमें कोई चाहिए तो वो है वैल्यू न्यूट्रलिटी। जो हमारे बेसिक वैल्यूज है उनको हमें साइड में रखना है, ठीक है ना। और जो बेसिक न्यूट्रल वैल्यू चीज होगी वहां से हमें चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी हम इथिक्स को पढ़ पाएंगे। आज से हमारी इथिक्स की क्लास शुरू है, आज से लगभग 30-40 क्लासेस हमारी होगी इथिक्स की, ठीक है ना। तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपकी बेसिक वैल्यू को हैम्पर करेगी, है ना। आप सोचोगे कि सर मैं आज तक ऐसा सोचता था, और आप ऐसे कैसे बता सकते हो मुझे, है ना। तो इन किन किन चीजों में आपके विचार कुछ अलग होंगे, मेरे विचार कुछ अलग होंगे। बाकी मैं जो पढ़ाऊंगा वो न्यूट्रलिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जिस अप्रोच से आपको यूपीएससी में इथिक्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको ये जब चीजें पढ़ने के लिए पहले खुद को न्यूट्रल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर किसी कायदे का इंसान बनना है, कायदे का इंसान बनने के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, आप कल को जाके ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर की बेसिक क्वालिटी क्या होती है, जो सोसाइटी के लिए चीजें बुरी है उनसे हम दूर हो जाए और सोसाइटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, बदलाव लाने चाहते हैं वो, उससे हम कैसे पास में जाए, हमारा ये अप्रोच होना चाहिए। तो पहली चीज है वैल्यू न्यूट्रलिटी। दूसरी चीज होती है रीजनिंग माइंड। रीजनिंग मतलब ना, चिकित्सक बुद्धि मराठी में बोलते हैं ना उसे, याद है, चिकित्सक मतलब कोई भी चीज नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। उसमें रीजनिंग, किसी चीज को रीजनिंग करते हैं हम लोग, है ना। रीजनिंग आपने सीसाइड में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अप्रोच चेंज होना चाहिए, है ना। उसके बाद है कॉन्ट्रेरियल अप्रोच, सातत्यता, इसको तो मराठी या फिर हिंदी में बोलते हैं सातत्यता। तो ये अप्रोच हमें इसमें रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर और एक वर्ड होता है डायकॉटनी, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैध मनोवृत्ति। मतलब जैसे कोई चीज को हम समझते हैं या फिर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमारा अप्रोच
अलग होता है, और जब इथिक्स को हम लोग पढ़ते हैं उस वक्त हमारा अप्रोच अलग होता है। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? अगर आप बोलोगे जैसे मैथ्स में एक्स और वाई की वैल्यू होती है, उसका कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में एक्स की हमें एक टिपिकल वैल्यू मिल जाती है, वाई की हमें एक टिपिकल वैल्यू मिल जाती है। पर उस सेंस से अगर हम एथिक्स में देखेंगे तो सबके वैल्यू, सबकी इथिक्स सबकी अलग अलग होती है ना? जैसे अगर हम समझेंगे यहाँ पे, मैं अगर बोलूंगा कि क्लास में कितने लोग वायलेंस में बिलीव करते हैं, हाथ ऊपर करिए जो लोग कहते हैं कि वायलेंस में हम लोग बिलीव करते हैं। वायलेंस में क्लास में से कोई भी बंदा बिलीव नहीं करता। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। ठीक है, आप सब लोग घर में रात में अकेले हो, आपके फैमिली के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है घर पे है, उसमें 2-3 बच्चे भी है छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद अचानक से कुछ चोर, कुछ गुंडे लोग आपके घर पे आ जाते हैं। ठीक है ना? आपके सामने एक कंडीशन रखी जाती है कि आपके सामने एक कंडीशन है, सामने एक बंदूक रखी हुई है। ठीक है, आप अगर बंदूक को उठा के अगर उनमें से गुंडों को, उनका जो हेड है उनको मारते नहीं हो, तो वो लोग आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार देंगे। उस कंडीशन में कितने ऐसे लोग हैं जो वायलेंस नहीं करेंगे? करोगे या नहीं करोगे? हाँ, कितने ऐसे लोग हैं जो उस कंडीशन में भी वायलेंस नहीं करेंगे? मतलब एक भी नहीं है। मतलब अभी आप सब में से सब लोग कैसे हो गए? वायलेंट हो गए ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप सब लोग बोल रहे थे कि सर हम वायलेंट नहीं है, पर अब क्या बोल रहे हो? हम सब लोग वायलेंट है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। क्या होता है? सिचुएशन से चीजें वैरी करती है। समझ रहे हो ना? मतलब एक ही आईने से हम हर चीज को पढ़ या समझ नहीं सकते। इसी को क्या बोलते हैं हम? डायकॉटमी। समझ रहे हो? हर चीज को समझने या फिर पढ़ने का अप्रोच अलग अलग होता है ना? और अगर आप में से कोई बोलता कि सर मैं फिर भी नहीं मारूंगा, ठीक है, तो उसको मैं और एक कंडीशन देता। उसको मैं क्या बोलता? एक टेररिस्ट है ना? अगर आपने उस टेररिस्ट को नहीं मारा, अभी एक जगह पे आप हो, समझ लो आप इसराइल में हो, इसराइल में आप अकेले इंडियन हो उस वक्त जो उस आदमी को टारगेट कर सकते हो, और आपको आपकी इंडस्ट्री, मतलब आपको जो आपका कंट्री है वहां से मैसेज आता है कि अगर आपने इस आदमी को नहीं मारा तो कल को ये आदमी जाके न्यूक्लियर अटैक अपने इंडिया पे करने वाला है। समझ में आ रहा है? उस केस में आप मारोगे। मतलब किसी भी कंडीशन में आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमें इस चीज पे ये देखना है कि कोई भी आदमी बुरा या अच्छा नहीं होता, सिचुएशन पे बेस्ड होती है हर चीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथिक्स को पढ़ने का सही अप्रोच। समझ में आ रहा है? तो इस अप्रोच से हमें इथिक्स को अप्रोच करना है, 2-3 चीजों को ध्यान में रख के। पहली चीज है, हमारी वैल्यूज जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारा जो क्लासिकल बैकग्राउंड है, उन सबको साइड में रख के, हिंदू मुस्लिम हमारे कंट्री हमारे रिलीजन को साइड में रख के, हमें न्यूट्रल इंसान होकर हम चीजों को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? रीजनिंग माइंड, है ना? क्वेश्चनिंग। यस प्लीज। ठीक है, रीजनिंग माइंड। और तीसरी चीज क्या हो गई? कॉन्टेनर अप्रोच। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? डायकॉटनी, द्वैध मनस्थिति। पता हो गया आपको? ठीक है, यस। कॉन्टेनर अप्रोच का मतलब था कि हर एक चीज को एक ही आईने से नहीं देख सकते हम लोग, है ना? उसमें वेरिएशंस होती है। ठीक है, जैसे मैथ्स को पढ़ने की आपकी अप्रोच अलग होगी, एथिक्स को पढ़ने में आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए, है ना? उसमें नहीं बोल सकते सर आप निष्कर्ष ही बताओ मुझे, है ना? इसका कंक्लूजन क्या होता है ये बता नहीं सकते हम लोग कंडीशंस के बिहाफ से उसमें वैरी कर सकते हैं। समझ आ गया? क्लियर है सबको? ये 3 अप्रोच एथिक्स की। ओके, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली क्या होती है। अगर हम एथिक्स को हमें डिफाइन करना होगा, नैतिकता की व्याख्या लिखनी होगी, तो हम कैसे बोलेंगे? नैतिकता का मीनिंग क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। समझने के लिए बेसिक भाषा में हम लोग एथिक्स को ऐसे समझे, हाँ आगे देखेंगे हम लोग। मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और बेसिक बेसिक चीजें हम जीएस से एथिक्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा अप्रोच रखेंगे कि हम किताबी भाषा में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना? हम कैसे पढ़ेंगे? हमारी जो डेली की लाइफ है उन सबसे चीजें हम इकट्ठा करती जाएंगे, और उस हिसाब से जो हमारी पर्सनैलिटी बोलेगी वो एक्यूरेट होगी एथिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम हमारा अप्रोच रखेंगे। तो मैंने बोला कि इथिक्स की डेफिनेशन क्या होगी?
एथिक्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, नैतिकता को एक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उस सोशल स्ट्रक्चर का एक, देखिए हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यूज पे चलती है हमारी सोसाइटी, ठीक है। तो एथिक्स का मतलब है ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जो हमारी वैल्यू सोसाइटी को कंटिन्यूएशन में रखता है। समझ में आ रहा है? वैल्यूज का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी को कंटिन्यूएशन में रखता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एथिक्स या फिर नैतिकता। अब एथिक्स का नेचर क्या है, हम जब पढ़ते हैं एथिक्स, है ना, एथिक्स पढ़ने का हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ने का हमें फायदा कहाँ कहाँ होगा। आप सबको स्ट्रक्चर पता है यूपीएससी एग्जाम का, स्ट्रक्चर सबको पता है कैसे होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है ना, ठीक है। तो एथिक्स का फायदा हमें मेंस और इंटरव्यू इन दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे होने वाला है। कैसे? सर आप बोलोगे एथिक्स का फायदा तो मेंस में ही होगा, इंटरव्यू में कैसे होगा? आप सबने देखे होंगे यूट्यूब पे इंटरव्यू कैसे होते हैं, है ना, वहां पे हमें कंडीशंस दी जाती है ना, और हमें उस कंडीशंस के बिहाफ पे आंसर करना होता है चीजों को, ठीक है ना। जब हमारी बेसिक वैल्यूज क्लियर होंगी तभी तो हम उन चीजों को बेटर आंसर कर पाएंगे ना। जैसे आप अभी जो पर्सन हो, अगर हम आपको कोई कंडीशन देते हैं, ठीक है ना, तो आप जैसे जो आंसर अभी दोगे और जो आंसर एथिक्स को पढ़ने के बाद दोगे, उन दोनों आंसर में डिफरेंस होगा ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हमारा फायदा एथिक्स का मेंस में भी है और इंटरव्यू में भी है। एथिक्स का फायदा मेंस में कौन से सब्जेक्ट में होगा? ऐसे 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 में 2 ऐसे आते हैं ना मेंस में, 250 में से 125 उसमें जो सेकंड वाला ऐसे होता है ना, वो कैसे होता है? फिलोसॉफिकल ऐसे होता है, फिलोसॉफिकल। तो उसमें भी हमारा फायदा एथिक्स पढ़ने से होगा, मतलब 125 मार्क्स, दूसरा 125 मार्क्स, 175 इंटरव्यू के हो गए, है ना। और तीसरी चीज सोसाइटी में एथिक्स, ठीक है, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आईआर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आईआर में भी कर सकते हैं। 250 मार्क्स का एथिक्स का अलग से पेपर है। और दूसरी चीज, एथिक्स एंड गवर्नेंस का जो पोर्शन होता है वो जीएस 2 में भी होता है, तो उसके भी 125 मार्क्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के नियर अबाउट 500 मार्क्स का वेटेज हमारे एथिक्स सब्जेक्ट को आता है। समझ रहे हो? अगर आप एथिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इसका ओवरऑल फायदा आपको हर सब्जेक्ट में इक्वली होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसकी अल्टरनेट करके देखेंगे तो बाकी चीजों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका यूज हम लोग एथिक्स में भी कर सकते हैं। उनका यूज हम लोग एथिक्स में कैसे करेंगे ये मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले पूछा कि आपने क्या बाकी सब्जेक्ट को ठीक से या फिर देख तो लिया है कम से कम, ताकि उसका फायदा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। कैसे करना है बैलेंस वो हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो एथिक्स पढ़ने के लिए मेरा 500 का फायदा होगा, है ना। तो एथिक्स पढ़ते वक्त हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? आपको सबको पता है कि गुरुकुल टीचिंग मेथड क्या होता है? गुरुकुल टीचिंग, ये देखिए, ये फोटो दिख रही है सबको यहाँ पे, ऑनलाइन में भी ये पिक दिख रही होगी, है ना। क्या होता है गुरुकुल टीचिंग में, क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें क्या होती है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, पहला फीचर क्या है? नो स्पेसिफिक सिलेबस, कोई सिलेबस नहीं था उस चीज का, है ना। यूपीएससी ने जब इंट्रोडक्शन दिया है एथिक्स सिलेबस का, तो उसके ऊपर उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट के डेली लाइफ से जो भी चीजें सीखने जैसी होगी उनमें से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें। और अगर आप पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके देखोगे तो काफी बेसिक बेसिक चीजें उन्होंने पूछी गई है। जैसे हैप्पीनेस का मतलब आपके लिए क्या है ना, ऐसी ऐसी चीजें वो लोग पूछते हैं। मतलब जो चीजें आपको किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी, आपके रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, वो चीजें वो लोग पूछते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, गुरुकुल टीचिंग की हम लोग देख रहे थे कि बेसिक बेसिक क्या चीजें थी। पहला उसका फीचर था नो स्पेसिफिक सिलेबस, कोई सिलेबस नहीं है ना। आपको अपनी डेली लाइफ से चीजों को समझना है और पढ़ना है, उससे आपका अप्रोच डेवलप होगा। दूसरी चीज क्या है? स्टूडेंट्स वेयर अलाउड टू वंडर हियर एंड देयर, मतलब लोग घूमते थे, जो स्टूडेंट लोग होते थे वो अपनी सोसाइटी में अलग जगह पे घूमते थे, और वहां से वो लोग जितनी भी अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा कर पाते थे, जो भी लर्निंग वो लोग वहां से कर पाते थे, वो लोग कलेक्ट करके अपने गुरु के पास आते थे। फिर उनको जो भी डाउट्स वगैरह थे, गुरु उनके बैठ के उनके क्लियर करते थे। ये दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर क्या है? लेट द ग्रोथ ऑफ क्यूरियोसिटी दे कम, मतलब उनकी जो क्यूरियोसिटी होती थी उस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा होती थी। वैसे ही हमें एथिक्स में भी अप्रोच करना है,
समझ रहे हो आपको, समझ रहे हो आप चीजों को? गुरुकुल टीचिंग क्या होती है समझ आ रहा है? पहली चीज तो कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, आप खुद से लर्न करते हो, है ना, चीजों को सीखते हो, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है और जो भी डाउट क्लियरिंग होती है उस तरीके से होती है। तो इथिक्स की लर्निंग आपकी उस तरीके से होनी चाहिए, है ना, मतलब जितना भी नॉलेज ग्रास्प कर पा रहे हो उतना कर लो, फिर उसको एनालिसिस करते बैठो। समझ में आ रहा है? उस तरीके से चीजों के तो चीजों को पढ़ने में मजा भी आएगा। एथिक्स में यूपीएससी आपसे करवाना क्या चाहता है, ठीक है ना? पहली चीज क्या करवाना चाहता है, दिस पेपर इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब सोचना और ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना और सोचना। दूसरी चीज क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जितना आप लोगों ने ग्रास्प किया हुआ है अब से तब से लेके अभी तक ऐसे सिलेबस पढ़ने के बाद में उस चीज को आप कैसे पेपर पे लिख पाते हो, समझ में ना? आपने प्रिपरेशन तो कर रखी है ना, उसके बाद से आपको क्या करना है, उस चीज को पेपर पे नोट करना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो 4:27 हो रहा है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ठीक है ना? आप अपने लाइफ का, है ना, जो आपका सबसे हैप्पी मोमेंट रहा होगा या फिर जिस मोमेंट पे आप प्राउड फील करते हो उस इंसिडेंट के बारे में 5 लाइन लिखिए प्लीज। 4:27 हो गए, 5 मिनट तक आप लिख सकते हो, 5 लाइन लिखनी है जो इंसिडेंट आपके लाइफ का होगा उसके बारे में, जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हो या फिर बहुत हैप्पी थे उस टाइम पे। समझ में आया सबको क्वेश्चन? प्लीज लिखिए उसमें। लैंग्वेज में सब लोग कंफर्टेबल है ना, मतलब फास्ट तो नहीं हो रहा है ना किसी को? ठीक है, ऑनलाइन में जितने लोग अटैच है उन्होंने भी लिखना है। 5 लाइन्स लिखिए, जो भी आपके जिंदगी का अब तक का प्राउड मोमेंट होगा आपकी लाइफ का उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। कोई भी हो सकता है, एग्जाम में मार्क्स आए, है ना, आपने कोई अच्छा काम किया हो, उस बारे में लिखिए। 5 लाइन्स ही लिखनी है बस। हो गया सबका? और 2 मिनट है, लिख सकते हो आप। हो गया सबका लिख के? किस किसने लिखा है, किसी ने लिखा भी नहीं है? तो 5 मिनट हो गए हैं।
आप सब लोग अपनी कॉपी उठा के मुझे दिखाओ, आपने कितना लिखा है। 2 लाइन। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अभी आप सब लोगों ने क्या किया, जब मैंने अचानक से आपको बोला कि आप किस इंसिडेंट के बारे में लिखो, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो जितनी भी चीजों को आप अपने लाइफ में समझते हो, या फिर जो आपकी बेसिक वैल्यूज होती है, या फिर जो भी आप इथिक्स में पढ़ोगे, तो आपको कैसे अप्रोच डेवलप करना है, उस चीज के बारे में आप कॉन्स्टेंटली लिखते आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस चीज को बोलते हैं हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। ये हो गया। और तीसरी चीज क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये ना, हाँ, एप्लीकेशन मतलब जो भी वैल्यूज आपके अंदर है, जो अच्छी चीजें हैं, उनको आपको चीजों में अप्लाई करते आना चाहिए। अप्लाई करते मतलब, है ना, कभी कभी किसी किसी में पंक्चुअलिटी की क्वालिटी होती है, तो जिस भी जगह पे आप जाओगे, आप सबको एक प्रोत्साहन की तरह बोलते हो कि नहीं यार, तू भी टाइम पे आया कर। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा, मुझे टाइम पे पहुंचने की अगर आदत है, तो तू भी टाइम पे आया कर। इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। मतलब इसका मतलब जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है, उसको आप हर जगह अप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज करनी है आपको। आखिरी में क्या है, विजडम। जो चीजें आपको करके खुशी मिलती है, इन सब चीजों से करके आपको क्या है, विजडम मिलती है ना। पॉजिटिव वैल्यूज को आपको अप्रोच करना है। तो ये सब चीजें आपकी कैसी होनी चाहिए, एथिक्स में आपको ये सब चीजें अप्लाई करनी है। समझ में आ रहा है? ये सब नोट डाउन कर लिया सबने? इसको नोट डाउन कर लो, इस अप्रोच को। थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एप्लीकेशन, और बाद में ये सब चीजें। ये एंड का समझ में आ गया एकदम आपको? इसका मतलब क्या है, किसी चीज के बारे में आपको एक्सपीरियंस आया है, और उस चीज के बारे में आपकी जो बेसिक नॉलेज थी, उन सबका मिक्सचर करने के बाद में जो आप भी डिसीजन लोगे, वो एक बेटर डिसीजन होगा। समझ में आ रहा है ना? किसी चीज के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस उस पर जब मिक्स हो जाता है, तो आपकी जो उसकी जजमेंट होती है, वो बहुत एक्यूरेट होती है ऑन बिहाफ ऑफ उस एक्सपीरियंस के बिहाफ से। ठीक है, ऐसे प्रोसेस होगी। ठीक है ना? अब तक हम देख रहे थे नेचर ऑफ इथिक्स क्या है ना। अभी हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या है। एथिक्स हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक सोर्सेस मैं आपको बताता हूँ। सोर्सेस इन द सेंस, देखिए पहला क्या है, जब बच्चे हम लोग को पूछते हैं ना कि हम लोग इथिक्स कहाँ से प्रिपेयर करें सर, तो इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। इथिक्स बेसिकली जब इथिक्स से सिलेबस में आया था, इथिक्स से सब्जेक्ट सिलेबस में आया था, तो इसको काफी लोगों ने अलग अलग अप्रोच से स्टडी किया। साइकोलॉजी वाले लोग बोले कि नहीं, ये सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। सोशियोलॉजी वालों ने बोला कि नहीं, ये हमारे सब्जेक्ट से बिलोंग करता है ना। कुछ एनालिटिकल सिलेबस थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे सिलेबस से बिलोंग करता है। पर यूपीएससी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में सिलेबस को बोलती नहीं है। इस सिलेबस में अलग अलग अप्रोचेस, फिलोसॉफी का थोड़ा पार्ट, सोशियोलॉजी का थोड़ा पार्ट, हर एक टॉपिक के थोड़े थोड़े पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसकी होलिस्टिक स्टडी करना चाहोगे, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। पर अगर एग्जाम के लिए हम लोग कोई नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, पर अगर हमें इसको अप्रोच की तरह डेवलप करना है, ये क्या है, प्रोसेस है। ये पढ़ने से नहीं आएगा, इसको आपको अपनी आदत में, अपनी थिंकिंग में इसको डालना पड़ेगा। तब जाके आप इसको बेटर इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली मैं जब दिल्ली में गया था प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पे सर ने मुझे, जब मैं एडमिशन ले रहा था, वहां पे बोला गया था, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो पहले ऑफिसर जैसा बिहेव करना सीखो। समझो, ऐसे बिहेव करो कि जैसे आप अभी ऑफिसर हो। समझ में आ रहा है? तभी जो क्वालिटीज है ना, वो आपके अंदर इनकलकेट होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है ना? तो इसी बिहाफ से हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या हम लोग नॉर्मल चीजों से हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं। जैसे आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर में से कैसी कैसी जो चीजें होती है, जो न्यूज में होती है, उससे हमारा नॉलेज कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है। हम आप सब लोगों ने गांधी को पढ़ा होगा, है ना। हिस्ट्री में आपने गांधी को पढ़ा होगा, महात्मा गांधी को, है ना। राजा राम मोहन रॉय को भी पढ़ा होगा, है ना। पर आप सब में से कितने से लिंक करके देखा है क्या, गांधी का जो अप्रोच था, उनका अप्रोच क्या था, नॉन वायलेंस, और हाँ, और गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करके इंटरनेशनल लेवल पे और काफी ऐसे फिलोसोफर या फिर काफी ऐसे सोशल लीडर होके चले गए, जिन्होंने उनका यूज किया।
सबसे पहले कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके बारे में सुना है सबने। इनको क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। इसलिए पढ़ा होगा। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन्होंने गांधी की जो नॉन वायलेंस की थ्योरी थी, उनके ये लोग मुस्लिम प्रोपोनेंट थे। क्योंकि आपको पता है मुस्लिम जो रिलीजन है वो कितना कैसे आक्रामक है ना? उस रिलीजन में भी नॉन वायलेंस के तत्व मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो गांधी के थॉट्स को हम लोग लिंक कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। खान अब्दुल गफ्फार खान, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके बारे में पता होगा आपको, पता है ना? क्या पता है इनके बारे में? और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो अमेरिका में हो रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट राइज की थी, और उस मूवमेंट में उन्होंने नॉन वायलेंस कंपोनेंट का यूज किया था। ठीक है ना? उसके बाद नेल्सन मंडेला के बारे में पता होगा आपको। हाँ, साउथ अफ्रीका की जो अपार्थीड है, रंग भेद की जो अप्रोच पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, है ना? जैसे हमारे गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन नेल्सन मंडेला को बोला जाता है। तो उन्होंने भी गांधी की नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। उसके बाद अरब स्प्रिंग करके एक मूवमेंट चली, वहां पे भी नॉन वायलेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। तो जब आप गांधी को पढ़ते हो तो उनको आपको ऐसे समझना है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे गांधी का एक्सेप्टेंस क्या हुआ, रीजनल लेवल पे कहाँ कहाँ गांधी जी की एक्सेप्टेंस की, उनके थॉट की एक्सेप्टेंस की गई। तो इस बिहाफ से ऐसे हमें उन चीजों को अप्रोच करना है। समझ रहे हो आप? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जब ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में तो नहीं होगा, हिस्ट्री पढ़ते हो, सोसाइटी पढ़ते हो, है ना? इन सब चीजों में हम इन सब चीजों को देखना है, परखना है। या फिर जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप लोग, ठीक है? ये देखिए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस था उनका। ठीक है? उसके बाद राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय के बारे में आप जानते हो किस चीज के लिए लोग जाने जाते हैं? राम मोहन रॉय किस चीज के लिए जाने जाते हैं? हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ सती। ठीक है? उन्होंने, वो इतने प्रोपोनेंट क्यों थे? वो मतलब सती को उन्होंने प्रोहिबिट क्यों किया? उसका रीजन क्या था? इस चीज के बारे में पता है आपको? आपने जस्ट इतना पढ़ा कि राम मोहन रॉय कौन थे? सती को प्रोहिबिट करने वाले इंसान थे। तो उन्होंने सती को प्रोहिबिट क्यों किया? इन ह्यूमन प्रैक्टिस है करके किया। ठीक है ना? अगर दूसरे, क्योंकि राजा राम मोहन राय अकेले नहीं थे, कितने सोशल लीडर थे, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम लोग सती को प्रोहिबिट करते हैं? उनकी जो भाभी थी वो सती चली गई थी, तो ना उनकी डेथ के बाद भी उनको रियलाइज हो कि ये कितनी क्रूअल प्रैक्टिस है। ठीक है ना? तो आपकी जो वैल्यूज होती है उसको आपको इनकलकेट करने में थोड़ा सा पिंच करना पड़ता है, तभी आपकी वैल्यूज बाहर आती है। ठीक है? तो ये जो भी सोशल लीडर थे, जब आप इन सबको पढ़ते हैं, मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको समझना है कि राजा राम मोहन रॉय ऐसी कौन सी वैल्यूज थी जो पिन हुई इस इंसिडेंट की वजह से। उस वैल्यू का यूज हम लोग एथिक्स में कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? है ना? राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल हम लोग कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं? जहाँ पे एम्पैथी की बात होती होगी, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन की बात जहां जहां पे होती होगी, वहां पे हम लोग राजा राम मोहन राय का एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रूथ, नॉन वायलेंस का जहां जहां पे जिक्र होगा वहां पे हम लोग उन सब लोगों का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऐसा अप्रोच आपको पढ़ने में डेवलप करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड है? बताया ना मैंने? कंपैशन, एम्पैथी। कंपैशन क्या होता है? तीन वर्ड्स है, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। कैसे, किसे ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे इस चीजों को? एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन। एग्जाम्पल देता हूं आपको। किसी चीज को रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? तीन तरीके के लोग होते हैं, ठीक है ना? पहला क्या बोलेगा? अरे एक्सीडेंट हो गया, बहुत लग गया होगा उसको, इतना बोल के चले जाते हैं। ठीक है? उसको क्या बोल गए? सिंपैथी। एम्पैथी क्या बोलेंगे? दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं? जो वहां पे जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे जाके उसको बिठाते हैं एक जगह पे, वो हो गई एम्पैथी। ठीक है? और कंपैशन क्या हो गया? तीसरे तरीके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? उस चीज को जाके उठाते हैं, बिठाते हैं। अगर नहीं, सच में तेरे को बहुत लगा है, मैं तेरी जो कंडीशन है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। समझ रहा है? आप उस पर्सन की फीलिंग को कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर तरीके से समझ रहे हो, है ना? वहां पे आप समझते ही नहीं है, उसको ले जाके आप हॉस्पिटल में भी ले जाते हो। समझ रहा है? तो ये क्या हो गया? कंपैशन हो गया। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन आपको समझ में आ गया, है ना? तो इस तरीके की चीजों को हमको समझना है, बस खाली रटना नहीं है। अगर रटोगे तो एथिक्स में आप लिख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? जिस जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस जैसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग इन द सेंस कुछ थॉट प्रोसेस अपनी बिल्डिंग करते हमें लेके जाना है, तभी हम उस लेवल तक आ पाएंगे जिस लेवल तक हमें आंसर राइटिंग में फायदा होना चाहिए उसकी। ठीक है? तो अभी हम लोग सोर्सेज देख रहे हैं। जीएस 2 का सब्जेक्ट हमें पता है,
है ना, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अगर हम लोग हॉलिस्टिकली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो सारी इथिकल चीजों से बना हुआ है ना, मतलब जो भी बुरी चीजें हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, एथिकल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वहां पे जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, है ना, हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, वहां पे क्या कर दिया, वहां पे कौन सी बातें की जाती है, हमेशा सोसाइटी को, है ना, डेवलप करने की बातें की जाती है ना। तो डेवलप करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है, बेसिक कोर वैल्यूज की आवश्यकता है ना। तो हम वहां से भी वैल्यूज का इंकलकेशन देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट में हमको क्या पढ़ना है, उसमें कौन सी वैल्यूज इंकलकेट होती जा रही है, समझ में आ रहा है आप लोग, वहां से हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज हो गई, डीपीएसपी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, को साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, पता है ना, को साइंस मतलब, को साइंस मतलब, कंसाइंस मतलब तत्सद विवेक बुद्धि, मतलब आपकी सीधा सीधा बोलेंगे आपकी अंतर्यात्मा, आपकी अंतरात्मा की आवाज, उसको बोलते हैं हम लोग कंसाइंस, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलते हैं उसको, डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस भी बोलते हैं। मतलब क्यों इसको ऐसे बोलते होंगे, फंडामेंटल राइट्स को क्यों नहीं बोलते, फंडामेंटल राइट क्या होता है, एक इंडिविजुअल की बात करता है, पर डीपीएसपी पूरे सोसाइटी की बात करते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग को कंसाइंस बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, किसी एक चीज के लिए नहीं है ना, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे कंट्री के लिए है, इसीलिए उसको कंसाइंस करके एक डीपीएसपी को ही कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस बोला जाता है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज उसमें आ रही है ना, हमें वहां से भी लर्न करनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एथिक्स का सोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे, एक टॉपिक हमारे सिलेबस में भी है, एथिक्स का रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन कैसे कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जब कोई वॉर चल रहा होता है ना, तो वहां पे कौन सी वैल्यूज ऐड हो जाती है और कौन सी वैल्यू को हमें वहां पे परखना पड़ता है, वो भी हम लोग यहाँ से लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई न्यूज पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अफगानिस्तान में हो रहा था, हॉलोकॉस्ट हो रहा था वहां पे, जब तालिबानियों ने आके वहां पे गवर्नमेंट को कैप्चर किया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जब पढ़ रहे थे वो न्यूज, तो वो खाली पढ़ के छोड़ दिया हम लोगों ने। हम लोगों को वहां पे ये भी सोचना चाहिए था कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है आपको। तो हम जब पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हमें उस वहां से ऐसे अप्रोच करना आता है। तो क्या है, वॉर कैन बी जस्टिफाइड, क्या आप वॉर को जस्टिफाई कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग वॉर को पढ़ते हैं ना, तो क्या हम लोग वॉर को जस्टिफाई कर पाएंगे, तो वहां पे कौन सी आप आर्ग्यूमेंट देते हो, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस चीज को अप्रोच हमें वहां पे डेवलप करना पड़ता है। नेहरू की पंचशील पॉलिसी पढ़ी है आपने, पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1962 का वॉर पढ़ा है आपने, वहां से, तो उससे पहले नेहरू ने चाइना के साथ में पंचशील पॉलिसी की थी नेहरू जी ने, ठीक है ना। तो उस पंचशील पॉलिसी का यूज और उसका कैसा एक्सपांशन था, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल बेसिस कैसे एस्टेब्लिश करता है, वहां से हम लोग लर्न कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जब हम कोरोना का उदय कहाँ से और राइज कहाँ से हुआ था, चाइना से हुआ था। अभी भी लोग, कुछ लोग हैं जो कोरोना को, चाइना को कोरोना की वजह से ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से पूरी इकोनॉमी का डिप्रेशन में चली गई, ये सब हो गया, वो बात हो गई। तो ऑन द एथिकल ग्राउंड, अगर हमने यूरोप को 15th सेंचुरी में प्लेग के लिए ब्लेम नहीं किया था, तो हमको चाइना को भी नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। क्योंकि 15th सेंचुरी में प्लेग की वजह से बहुत बड़ी महामारी फैली थी, पूरे इंटरनेशनल लेवल में उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। तो जब लोगों ने 15th सेंचुरी में यूरोप को ब्लेम नहीं किया, तो अभी 19th सेंचुरी में चाइना को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इथिकल बेसिस पे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बेसिस पे हम लोग एथिक्स का अप्रोच कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है न्यूज़पेपर में से कैसे हम लोग उसको ग्रास्प कर सकते हैं वैल्यूज को। सोर्स है सोशल इश्यूज में, देखिए न्यूज़पेपर में काफी चीजें होती है जो जेंडर, कास्ट, क्लास डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लिखी हुई होती है उस बेसिस से। तो वहां से हमें कौन सी वैल्यूज को इंकलकेट कर सकते हैं, वो हमको देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जालीकट्टू, जालीकट्टू पता है क्या होता है, वहां पे एक फेस्टिवल है वहां का, तमिलनाडु का, जालीकट्टू। उसमें क्या होता है, भूल रहता है ना, उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती है, और वो वहां का कल्चर है ना। तो वहां पे क्लैश किस चीजों के बीच में है, कल्चर और एथिक्स के बीच में क्लैश हो गई, ठीक है ना। तो आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, आपको पूछेंगे इंटरव्यू में कि आपके हिसाब से जालीकट्टू को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बिहाफ पे जालीकट्टू को बैन कर दिया गया, फिर भी गवर्नर रूल लाके वहां पे फिर से जालीकट्टू को चालू कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी क्लैशेस होंगी, तो वहां पे आपको समझना है कि वैल्यूज कौन सी किसके ऊपर आती है। और जब दो वैल्यूज का क्लैश होता है ना, वहां पे हमें कैसे डिसाइड करेंगे,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तीसरा देखिए, टेम्पल एंट्री ऑफ वुमेन इन द केरला, सबरीमाला इशू सबको पता है, वहां पे टेम्पल के अंदर वुमेन एंट्री को लेके इश्यू चल रहा था, है ना। तो वहां पे क्या क्या क्लैश हो गई, रिलीजन वर्सेस हाँ स्टेट होगा ना, वहां पे इक्वलिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको ऊपर रखना है आपको, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, आपका सबका डिसीजन अलग अलग हो सकता है, पर एक बेसिक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व है उसको हम लोग जज करेंगे, कौन सी वैल्यूज वहां पे इन्वॉल्व है। उसके बाद हम लोग हायरार्की देखेंगे, हायरार्की मतलब कौन सी वैल्यू को हमें इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो उस वैल्यू के बिहाफ पे हम लोग उस चीज को जज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आया सबको, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है ना। हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, तो ये जब भी हम इश्यू पढ़ते हैं तो हम लोग को बस उनको पढ़ना नहीं है, हमको उसको जज भी करना है, क्योंकि एथिक्स में हम सब चीजों को लिखना पड़ता है इसके बारे में। तो अप्रोच हमें ऐसे डेवलप करना है। उसके बाद हो गया चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की इश्यू कितनी बड़ी है इंडिया में, हमें सिलेबस में भी है, GS2 में ना, सोशल जस्टिस में, तो वहां से भी हम लोग इसको इंकलकेट कर सकते हैं। उसके बाद है डाउरी की समस्या, न्यूज़पेपर में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ते रहते हैं, पर पढ़ने में वाले पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सोचना है यार डाउरी के इसमें कौन सी वैल्यूज इंकलकेट हो रही है, वहाँ पे कौन सी इश्यूज है, और हम लोग प्रिपेयर अगर हमसे पूछा गया, क्योंकि एथिक्स के सिलेबस में केस स्टडी करके भी एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे केस स्टडी करके, तो वहां पे भी हम लोग इन सब चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री में लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, बाकी कंट्री में क्यों नहीं पड़ी लॉकडाउन की जरूरत, हाँ पॉपुलेशन है, और बाकी देश में पॉपुलेशन, जैसे चाइना में पॉपुलेशन नहीं थी, जापान में पॉपुलेशन नहीं है, जापान तो बहुत छोटा देश है ना, वहां पे भी पॉपुलेशन के इश्यूज है, पर वहां पे लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ, किया गया था पर काफी लिमिटेड इसमें किया गया था, क्यों, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, उनका एथिक्स जो है, वो उनका कोसाइंस जो है, कंसाइंस जो है वेरी पुअर है, मतलब यहाँ पे अगर लोगों को बोला जाए खास करके ये चीज नहीं करनी है, तो वो चीज पहले करेंगे जाके, समझ में आ रहा है। इसलिए लॉ रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। हमें यहाँ की लोगों का कंसाइंस लो लेवल से लेके हाई लेवल तक डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए कि यार घर से बाहर निकलना खतरे से भरा हुआ है, तब लोग खुद ही बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। उसके लिए उसको वैसे उनका अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग कंसाइंस में पढ़ते हैं, इथिक्स में सोच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तक हमने देखा कि इथिक्स का रिलेशन पॉलिटी से कैसे था, IR से कैसे था, फिर सोशल इश्यूज से कैसे था, अब हम लोग देखेंगे इथिक्स का रिलेशन एनवायरमेंट से कैसे है ना। एनवायरमेंट में काफी इश्यूज है, सबसे बड़ा इशू तो यह है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, ये सबसे बड़ा इशू है। डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने से क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, समझ में आ रहा है। जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे ना, या फिर हेल्थ की अच्छी सर्विसेज ले पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये कैसे होगा, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, तो डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमें एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। जैसे आप देखते जाओगे कि जो भी पहले ऐसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया था वो घटते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ते जा रहा है, पर जो भी एकदम प्राइमरी जहाँ पे फॉरेस्ट था, जैसे मेघालय नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहां का फॉरेस्ट एरिया घटते जा रहा है, ठीक है। और जैसे तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट का जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ते जा रहा है। इनके पीछे का रीजन क्या है, जो भी फॉरेस्ट बेसिकली फॉरेस्ट थे हम लोग उनको काटते जा रहे हैं, और हम लोग अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ लगा रहे हैं, है ना, नए पेड़ लगा रहे हैं, पर जो बायोडाइवर्सिटी है वहां की वो तो खत्म हो जाएगी ना। बायोडाइवर्सिटी एक साल में पैदा नहीं होती, उसको डेवलप होने के लिए 20-30 साल लगते हैं कम से कम, है ना। जो भी जानवर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो अचानक से तो नहीं आते ना, उनको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जो बेसिक बायोडाइवर्सिटी वो तो खत्म होती जा रही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का कोलैप्स कैसे हो रहा है ना। अगर हमें कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें मेट्रो का रोड बनाना है, मेट्रो के रोड ही जंगली एरिया से जा रहा है, तो हमें उन जंगलों को काटना पड़ेगा ना। तो मतलब डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें ये पढ़ना है कि एनवायरमेंट भी खत्म नहीं होनी चाहिए और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो हम इन सब चीजों को पैरेलली कैसे विकसित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो इन सब का अप्रोच हमें एनवायरमेंट में कैसे करना है, मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि इन सब चीजों को हम लोग कनेक्ट करके पढ़ना है,
एथिक्स को हमें इन सब्जेक्ट से अलग नहीं रखना है। जो भी वैल्यूज, जो भी चीजें, जो भी मॉरल्स हम लोग एथिक्स में पढ़ेंगे, उन सब चीजों को हमको इनमें अप्लाई करके देखना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज होती है, 3 पी होते हैं, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। लिख लो इसको, आप लोग लिखते जा रहे हो ना साथ साथ में थोड़ा बहुत। मतलब हम लोगों को बैलेंस किस चीज में क्रिएट करना है, बैलेंस बिटवीन द सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, है ना, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। इन सब चीजों को हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है, एथिक्स के वैल्यू के हिसाब से। लिख लिया सबने? साइंस टेक में कैसे एथिक्स को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? एबॉर्शन है ना, एबॉर्शन की लिमिट अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ से बढ़ा दी है, 20 से 24 कर दी गई है, पता है ना आपको? मतलब क्या है 20 से 24? अबॉर्शन कर सकते थे, अभी उन्होंने 24 कर दिए। तो वहां पे क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है वहां पे, है ना? पहली तो चीज है कि अगर चाइल्ड बॉर्न बाय रेप, अगर रेप से कोई चाइल्ड हो रहा है तो वो वाला इशू भी इन्वॉल्व है। दूसरी कौन सी है? जेनेटिक डिसऑर्डर के इशू इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरी चीज है राइट्स ऑफ द फादर व्हेन कम टू डिसीजन ऑफ द एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन का डिसीजन वहां पे इनकलकेशन फादर का भी होना चाहिए या फिर खाली मदर का डिसीजन होना चाहिए। तो ये सारी इश्यूज वहां पे इन्वॉल्व है ना। तो इन सब चीजों को डील करने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, इथिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम लोग वहां का यूज कर सकते हैं, वहां को पढ़ते हुए भी हम लोग इथिक्स का अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या होता है? क्लोनिंग मतलब पढ़ा होगा ना आपने, साइंस में पढ़ा होगा, फिर कहीं भी किसी मूवी में भी पढ़ा होगा। क्लोन मतलब जो भी आपकी जेनेटिक है उसको स्टडी करके सेम आपके जैसा एक पर्सन बनाना, ठीक है ना। तो इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या है? बहुत बड़े एथिकल इश्यूज है इसमें। तो आप एकदम रियलिटी को चेंज करके एक वर्चुअल यहाँ पे वर्ल्ड बना रहे हो, तो यहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट हो गए। मतलब साइंस के फील्ड में भी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। तो हम लोग जब साइंस का पेपर लिखेंगे या फिर अगर एथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है इस सब, तो हमें उनको भी डील करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज है सरोगसी। सरोगसी पता है सबको, है ना? तो वहां पे भी एथिकल इश्यू इन्वॉल्व है। इससे आप किसी और वुमेन को लेके उसकी वॉम में आप बच्चे को ग्रोथ करा रहे हो, किसी और के बच्चों को, तो वहां पे भी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। उससे रिलेटेड सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है ना। तो वहां पे भी सब, यहाँ सब इन सब चीजों में, साइंस की चीजों में एथिक्स के इशू इन्वॉल्व है। उनको सॉल्व करने में भी हम लोग एथिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जब इनको पढ़ते हैं वहां पे भी एथिक्स की अप्रोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारी एथिक्स का वो क्या है? आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है ना। आप सबने देखा है कोई छोटा सा बच्चा जो जस्ट अपने पैरों पे चलना सीखा है, उसकी उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, कभी देखी है आपने? देखी होगी, समझी होगी। देखिए वो कितने क्वेश्चन करता है, आपको समझ में आ रहा है? ज्यादा दिन तक नहीं, आप एक दिन तक ऐसा अप्रोच पकड़ के चलो, जिस चीज को भी देखोगे उसको जरा देख के सोचो कि आपने उससे पहले कभी नहीं देखा। जैसे अभी ये वाटर बॉटल है, इसको आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, अगर अगर इसको आप देख के सोचोगे कि ये क्या चीज है, तो आपके दिमाग में 100 चीजें आएंगी कि क्या हो सकता है ये चीज, है ना। वैसे ही एक बच्चे के दिमाग में भी आती है। तो अब जब आप अपनी अपनी लाइफ को उस तरीके से देखते हो ना, तो आपको 100 चीजें सीखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? जब आप इथिक्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद उन चीजों को आप अपनी लाइफ में वैरी करके देखना है या फिर अप्लाई करके देखना है, आपको अलग ही खुशियां होगी, या फिर आपको चीजें और ज्यादा तरीके से पता चलेगी। एथिक्स पढ़ना मतलब आपको बस किताब में पढ़ना नहीं है, उसको अपनी लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ना है, तभी आप उसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है ना। जैसे कैसे देखोगे? बिहेवियर ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे लोगों का बिहेवियर कैसा था, ऑब्जर्व किया होगा ना आपने, है ना। उसमें कौन सी वैल्यूज वहां पे चक्कर देते, लॉ, एथिक्स एंड कंसर्न, यहाँ पे आपको अप्लाई करके देखना है। मतलब क्या लोगों का बिहेवियर सही था, गलत था, कैसे था? समझ में आ रहा है? जो लोग छोटा बहुत कमा लेते थे, वो भी लोग रोड पे अपना ठेला लेके चल रहे थे वहां पे, क्योंकि खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई थी उनकी। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है। वायलेंस इन द नेबरहुड, मुझे आपके अपने आसपास में, पड़ोस में कहीं पे झगड़ा हो रहा है, तो उस चीज पे आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। ये सब आपको इथिक्स में समझ में आएगा कि कैसे होना चाहिए।
अगली बात है गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, मतलब आपकी जो हाइजीन हैबिट्स होनी चाहिए, जो आपको खाना होता है वो हाइजीनिक होना चाहिए, ये भी आपकी हैबिट है, ये भी अपने मॉरल तरीके से रिलेटेड है। इन सब चीजों को भी हमारे एथिक्स में हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद है अपने ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से, मतलब हर एक सिचुएशन को हम लोग, आपका सबका एक्सपीरियंस डिफर हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, मैंने सेलो का पेन यूज करके देखा है, मैं बोलूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है, मैं बोलूंगा कि सेलो का पेन बहुत अच्छा है ना। इन्होंने यूज करके देखा, ये बोलेंगे नहीं सर बहुत घटिया तरीका का पेन है, ये बोलेगा कि नहीं अच्छा है, ये बोलेगी कि नहीं अच्छा नहीं है। तो सबका, आप सबका एक्सपीरियंस किसी चीज को लेके सबका अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग चीजें सीखते कैसे, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में इस अप्रोच को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। जैसे इथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, मॉरलिटी क्या है, मैं ये सब तो आप चीजों को बता दूंगा आप लोगों को, पर आपको करना क्या है, इसको अपनी लाइफ में जोड़ के देखना है, तभी उसको आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स हो गया मीडिया, है ना। मीडिया से भी, मीडिया में सब कुछ आ गया, मोबाइल, इंटरनेट, अपना टीवी में जो भी मीडिया होती है, डिजिटल मीडिया, न्यूज़पेपर, सब आ गए। इन सब चीजों में से आप एग्जाम्पल्स को कैसे उठाते हो और कैसे सिलेबस से रिलेट करके उनको समझते हो, ये भी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी एथिक्स में। ये सारे क्या हो गए, एथिक्स के सोर्सेस हो गए, यहाँ से हम लोग इस चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपकी, हमारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में जो भी नॉलेज डेवलप होगी, उन सब चीजों को जब आप तीनों एथिक्स के पेपर से ऑब्जर्वेशन से छानोगे, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिज्म ऑफ एथिक्स साइकोलॉजी, मतलब जितने भी आपका जीएस का तीनों सब्जेक्ट है ना, कौन से सब्जेक्ट है, जीएस 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी, जीएस 2 में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, है ना, आईआर, और जीएस 3 में इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सब चीजों को आप लोग जब एथिकल बेसिस से आप लोग एनालिसिस करोगे या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, विजडम और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे एथिक्स की, तो हमको इस सब अप्रोचेस को वहां पे ऐड करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एथिक्स को पढ़ने में कैसे अप्रोच होना चाहिए, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पे, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। ये तो मैंने बताया ना आपको इंपॉर्टेंस क्या है। जीएस में, जीएस 4 में 250 मार्क्स का होता है फायदा, ऐसे में 125 का एक जो टॉपिक होता है नीचे का फिलोसॉफिकल, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, एक ऐसे आया था, ठीक है ना। इसके फिलहाल तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब हम लोग लेक्चर कर लेंगे उसके बाद आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये दूसरा ऐसे है, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी इज आउट टू बी, मतलब वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यू आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वैल्यूज क्या होती है, व्हाट ह्यूमैनिटी आउट टू बी, मतलब ह्यूमैनिटी क्या होनी चाहिए वो वैल्यूज होती है। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा ना, ऐसे ही ऐसे जाते हैं वहां पे फिलोसॉफिकल। इसको समझने के लिए आपको एथिक्स का बेसिक नॉलेज चाहिए, है ना, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद में आपको इन सब चीजों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की जो पावर है वो आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, या फिर इन सब चीजों से वहां पे हेल्प होगी आपको, ठीक है। उसके बाद है गवर्नेंस में भी इसका हेल्प होता है ना, सिटीजन चार्टर, ये सब चीजें वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़नी है। पिछले 5 से 7 सालों में यूपीएससी का ट्रेंड कैसे रहा है क्वेश्चन पूछने का एथिक्स से, किस तरीके के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस, मतलब सिलेबस के जो भी ट्रेंड दिया हुआ है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, उनमें से वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इन द पब्लिक लाइफ, प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस, ये आपका सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, मतलब सिलेबस से डायरेक्टली पूछ लिया। उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, ये भी सिलेबस का टॉपिक है, इसको डायरेक्टली पूछ लिया ये क्या है। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा तरीका क्या है, कनेक्टिंग एथिक्स विद द योर लाइफ, मतलब आप नैतिकता को अपने मूल जीवन से कनेक्ट करके कैसे देखते हो, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे विच पर्सनैलिटी इंस्पायर यू द मोस्ट, आप सब लोग कौन सी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इंस्पायर हो, आप लोग अपना हीरो किसको मानते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ये सब क्या होगा, मतलब वैल्यूज को अपनी निजी लाइफ से आप लोग कनेक्ट करके देख रहे हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन, हैप्पीनेस मीन्स टू, जैसे मैंने बोला कि आपके लिए खुशी क्या है, कोई बोलेगा मुझे चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है, कोई बोलेगा आंसर राइटिंग से करने से मिलती है, कोई बोलेगा दिन का जब मैं पूरा शेड्यूल फॉलो कर लेता हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, समझ रहे हो। तो सबकी आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन
अलग अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। पहली जो टाइप हो गया जो सिलेबस से डायरेक्टली पूछ लिया, दूसरा टाइप है आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके पूछ लिया, या फिर तीसरा क्या है 50% वेटेज टू केस स्टडी। मतलब जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे उसके बेसिस पे जो भी केस स्टडीज होगी, केस स्टडी मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिस्ट्रिक्ट के ये हो डीएम हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, यहाँ पे पानी का इशू चल रहा है, तो उस पानी के इशू पे आप लोग कैसा बिहेव करोगे या फिर उसकी समस्या आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये क्या हो गई केस स्टडी हो गई। तो जितने भी अपने सिलेबस के टॉपिक है उनके बिहाफ पे सबको क्या होगी, एक एक केस स्टडी भी होगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे नेचर होगा और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हमें सिलेबस से? क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? जो भी हमने अब तक देखा वो था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सिलेबस क्या है, तो आप लोग नोट डाउन करो। पहला हेडिंग डालो सिलेबस ऑफ द जीएस पेपर 4। हमारी बोलने की स्पीड है या फिर हमारे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा हो रही है, सबको अंडरस्टूड है, या फिर तो हम थोड़ा और स्लो करें, या फिर ठीक है? ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो। आप हेडिंग डालो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें पहला डालो, ऐसे पहला टॉपिक करके डालो। उसमें लिखो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। पहला टॉपिक करके हेडिंग डालो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, है ना। उस पहले टॉपिक हेडिंग के बाद में सीधा ऐसे लाइन मारो, उसमें एक पॉइंट लिखना चालू करो, एक एक पॉइंट। पहला लिखना एसेंस, एसेंस ऑफ एथिक्स। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। उसके बाद लिखिए डिटर्मिनेंट्स। ये सब टॉपिक एक एक जैसे डैश है ना, उसके हिसाब से आप लिखते जाइए आगे आगे। एथिक्स इन द ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। लिखा ये सब, यहां तक लिख लिया आपने, ये तीनों लिख लो। उसके बाद दूसरा नंबर डालना है यहाँ पे, उसके बाद इसमें एटीट्यूड लिखना। एटीट्यूड के बाद में सारे कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस, ये सब लिखना है। ये तीनों टॉपिक नोट डाउन कर लो सिलेबस। उसके बाद वैसे ही तीसरा नंबर डाल के लिखना है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, ये तीसरा हेडिंग डालना है। उसमें सब टॉपिक करके फिर इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन, ये सब ऐसे सब टॉपिक उसमें लिखना है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। अब जब हो जाएगा मुझे बताना सबका हो क्या करके सर। और नोट डाउन सबको करना है। मेरी क्लास में आपको लिखने की आदत डालनी है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मेंस का एग्जाम रिटर्न ही होने वाला है। अब तो एमपीएससी भी मतलब रिटर्न की ही डिमांड कर रही है। अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करो लिखना, आगे जाके हम आंसर राइटिंग भी क्लास में ही करवा के लेंगे। फास्ट लिखो, लिखने की आदत फास्ट होनी चाहिए आपकी। आपको पता है ना मेंस में 250 क्वेश्चन होते हैं, मतलब मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं? 20, है ना। और उसमें भी 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, है ना। तो नियर अबाउट आपको एक क्वेश्चन मतलब 150 या फिर 250 वर्ड नियर अबाउट 6 से 7 मिनट में लिखना होता है कहीं। तो उस लिहाज से आपकी स्पीड डेवलप होनी चाहिए लिखने की। और लिखना उसी टाइप में जैसे मैंने बताया था, ताकि आपको फिर अंडरस्टैंडिंग में अच्छी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी फिर।
हो गया, पास लिखो थोड़ा। अभी इन सब टॉपिक को समझना भी है। ये एक आखिरी है हमारे लेक्चर का आज के। इन टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, ये सब चीजें क्या क्या होती है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो हम कल स्टार्ट ही करने वाले लेक्चर में, तो उसको नहीं देखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब क्या होता है। अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है तो लिखो अभिव्यक्ति या फिर अभिवृत्ति। एटीट्यूड मतलब अभिव्यक्ति। लिखना नहीं है ना यहाँ पे। एटीट्यूड का मतलब, एप्टीट्यूड का मतलब अभिरुचि। हो गया, सबका होना चाहिए ना। हमारे इसी की क्लास कंटिन्यू होगी, तो या तो आपका कोई ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे मुझे ऐड कर देना, क्योंकि मैं ये नोट्स वगैरह आपको फिर वहाँ पे भेजता रहूँगा उसी ग्रुप पे। मुझे ऐड कर देना, ठीक है। बाद में मेरा नंबर ले लेना, ऐड कर देना मुझे, क्योंकि ये सब नोट्स आपके पास भी होनी चाहिए। आप इनको स्टडी करो अच्छे से, जो कोई डाउट्स रहेगा फिर हम अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसका बेसिक हम लोग कल देखेंगे, क्या चीज है, क्या टॉपिक है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। अभिरुचि। आप सब लोग एटीट्यूड को कैसे डिफाइन करोगे, आपके बिहाफ से एटीट्यूड का मतलब क्या है, किस चीज को एटीट्यूड बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, या बहुत दिखा रही है एटीट्यूड, बहुत एटीट्यूड वाली है, बहुत एटीट्यूड वाला है, इसका मतलब कैसे, क्या वो एटीट्यूड होता है। हाँ, देखने का नजरिया कैसा है ना। जैसे एटीट्यूड हम किस चीज को बोलेंगे, किसी या फिर जैसे बोल सकते हैं रुझान भी हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इसको हम कैसे समझेंगे कि किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु, प्राणी या फिर समाज या फिर जो भी सोसाइटी है, उसके बारे में आपका अप्रोच कैसे है समझने का, उसको बोलते हैं हम लोग एटीट्यूड। सिंपल भाषा में हिंदी में रुझान, अभिरुचि, समझ रहे हो। किसी चीज को लेके आपका अप्रोच कैसा है, उसको बोलते हैं हम लोग एटीट्यूड, है ना। इसको नहीं बोलते कि अगर किसी इंसान से किसी ने बात कर लिया, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, वो बोलेगी नहीं यार तेरे जैसे 500 आते दिन में, चल जाएगा। समझ में आ रहा है, हम बोलेंगे कि नहीं यार इसको तो बहुत एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड नहीं बोलेंगे हम। एटीट्यूड किसको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आप अभी सुबह सुबह उठ के आ रहे हो और आपने किसी पर्सन को देख लिया, उनको देखते ही आप लोग बोलते हो ना, हाँ क्या दिन जाएगा मेरा आज का। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे कोई भी होगा, भाई भतीजी, आंटी, अंकल, दादाजी, उनको देख के आपका दिन बहुत अच्छा जाता है ना, ठीक है ना। और वैसी फीलिंग क्या वो सामने वाले पर्सन को आती होगी क्या, वो ये भी बोल सकते हैं ना किसको देख लिया मैंने सुबह सुबह। समझ रहे हो, मतलब उस पर्सन को लेके आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और उस पर्सन का आपको लेके निगेटिव एटीट्यूड है। मतलब किसी भी वस्तु चीज के लेके हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब किसी भी वस्तु को लेके हमारा अप्रोच क्या है, उसको बोलते हैं हमारा एटीट्यूड, ठीक है ना। या फिर इसको हम सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देंगे, अगर आप ऊंची जाति से हो और किसी एक विशिष्ट जाति से आपको नफरत है या फिर चीड़ है, ठीक है ना, तो जब आप सेवा देने जाओगे, सर्विसेज में जाओगे, तो आप उस जाति से या फिर उस जाति के लोगों से
जो ट्रीटमेंट है वो इक्वली नहीं करोगे ना, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक सिलेबस में ऐड किया गया है कि जब आप किसी चीज को लेकर यहाँ पे जाते हो तो आपका एटीट्यूड सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका एटीट्यूड होना कैसे है, क्या क्या चीजें होती है, एटीट्यूड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन क्या होता है ना, एटीट्यूड बिल्डिंग कैसे होती है, एटीट्यूड अगर हमको चेंज करना है किसी का, जैसे कोई कोई एटीट्यूड किसी के अंदर बुरा है तो उसको फिर ट्रेनिंग में चेंज किया जाता है ना प्रोसेस से, तो एटीट्यूड चेंज करते कैसे, उसका परसुएशन कैसे होता है, वो सब चीजें हमको इस टॉपिक में पढ़नी है, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब समझ में आ गया। जिस चीज को हम लोग आज तक एटीट्यूड बोल रहे थे वो एटीट्यूड नहीं होता, वो तो बदतमीजी होती है, ठीक है। एटीट्यूड किसको बोलते हैं, किसी चीज के बारे में हमारा अप्रोच, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। क्लियर है एटीट्यूड सबको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड किसे बोलेंगे, जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को क्या मतलब होता है, हिंदी में लिख सकते हो योग्यता, है ना। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब आपकी जो योग्यता है, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, है ना, विनोद कांबली नहीं बन पाया, समझ में आ रहा है। तो इस चीज में उसकी क्षमता नहीं थी या फिर क्या चीज थी, जैसे किसी चीज को करना है ना, उसके लिए सबका एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है, पर एप्टीट्यूड क्या वो उस चीज को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको क्या बोलते हैं, उस चीज को करने की उसकी कैपेसिटी से वैरी होता है ना, उसको बोलते हैं उसकी क्षमता, है ना, कैपेसिटी टू डू समथिंग, उसको बोलते हैं हम लोग एप्टीट्यूड। और जब हम लोग सिविल सर्विसेज में, नागरिक सेवाओं में जाते हैं तो हमारा एप्टीट्यूड किस जिहाद से बिहाफ से वैरी होना चाहिए, किस किस चीजों को लेकर डेवलप होना चाहिए, क्या क्या कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए, वहाँ पे कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक आ गया। उसमें कौन सी क्वालिटी है, पहली तो है इंटीग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा, जो भी काम आपको दिया जा रहा है आप उसको कितने इम्पार्शियलिटी परफॉर्म कर पा रहे हो, मतलब समझ में आया। इंटीग्रिटी मतलब जैसे मैंने बोला इनका नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है, सूरज, मैंने बोला सूरज आपको मैं ये 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आपको ये 1 करोड़ रुपए किसी गरीब महिला या फिर किसी गांव में जितने भी गरीब लोग हैं उनको जाके दे के आने हैं, तो उस काम के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा कितनी है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रिटी। क्या आप सच में जाके 1 करोड़ रुपए सच में गरीबों को बांट रहे हो या फिर 50 लाख ही बांट रहे हो, 50 लाख घर पे लेके जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, समझ में आ रहा है। किसी भी काम को करने के लिए हमारी पॉजिटिव अप्रोच, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रिटी। दूसरा है इम्पार्शियलिटी, 1 करोड़ में से 10 करोड़ इन्होंने गरीबों में बांट दिए और 20-20 करोड़ किसी अमीरों के घर में बांट दिए, है ना, इसका भाई है एक, उसको दे दिया 20 करोड़, है ना, किसी और को दे दिए 30 लाख, तो समझ में आ रहा है सबको इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब क्या किया इन्होंने, पार्शियलिटी की, है ना। गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है जिनका डिक्टेशन पब्लिक ऑफिसर करते हैं इनको क्या वो इक्वली बांट रहे हैं, तो दूसरी क्वालिटी क्या हो गई, इम्पार्शियलिटी, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है, ये दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी क्या है, नॉन पार्टीशनशिप, मतलब जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसमें आप अपना पर्सनल कुछ फायदा तो नहीं करा रहे हो, है ना, आपकी पार्टीशनशिप उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक क्वालिटी होगी। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो भी काम आप लोग कर रहे हो वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए किसी ने, है ना, उस चीज में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, काम होने के बाद वो काम दिखना चाहिए कि नहीं इन्होंने सच में जाके पैसे बांटे हैं, उस चीजों की वजह से उस लोगों को फायदा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपकी चीजों में आपके काम में ऑब्जेक्टिविटी थी, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको। उसके बाद है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, कितने डेडिकेटेडली आप लोग अपना काम करते हो, है ना। कोई महिला है जो वृद्ध महिला है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आई हुई है ना, एक तो महिला, वो महिला 9 बजे से बैठी हुई है, आप लोग आ रहे हो 12 बजे से, है ना, और 12 बजे से आप आने के बाद में भी अपनी मनमानी कर रहे हो कि नहीं मैं तो शाम में ही करूंगा काम, तो ये चीज क्या हो गई, आप अपने सर्विसेज को लेकर डेडिकेटेड नहीं हो, तो ये क्वालिटी है, डेडिकेशन आपके लिए आपके सर्विसेज के लिए होना चाहिए, तो ये क्वालिटी हो गई। उसके बाद है एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन, ये मैंने आपको बताया, टॉलरेंस मैंने नहीं बताया, टॉलरेंस का मतलब क्या होगा, सहनशीलता, मतलब अगर एग्जाम्पल में बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे एग्जाम्पल में,
एक दो पॉइंट किसी के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग अंडरस्टूड करके लेना कि नहीं चलो ठीक है, सुन तो लेते हैं एटलीस्ट एक बार। तो आप कैसे हो, टॉलरेंट हो गए। जैसे हम लोग देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न टाइम पे हिस्ट्री के अंदर, है ना, कैसे कैसे राजे राजे हो गए थे, उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म भी फॉलो करते थे, हिंदुइज्म भी फॉलो करते थे, जैनिज्म भी फॉलो करते थे, मतलब सब धर्मों के लिए उनका टॉलरेंट था, है ना। एक तो जैसे मौर्य में हम लोग देखते थे, पिता कैसा था, जैनी था, अशोक कैसा था, बुद्धिस्ट था, और अशोक का बेटा कैसा था, अजीविका वाला था। मतलब तीनों अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पे इतना दिखता है क्या वेरिएशन? नहीं दिखता। मतलब हमारी सोसाइटी एंशियंट टाइम से ही टॉलरेंट रह चुकी है ना, हर चीज में टॉलरेंट रह चुकी है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं कंपैशन। कंपैशन तो मैंने बताया आपको। और ये सब चीजें वीकर सेक्शन के लिए आप लिए कैसी है। आपको सबको गांधी जी का टेलिस्मैन पता है। गांधी जी ने एक टेलिस्मैन दिया था, मतलब जब भी आप दुविधा में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप उस वक्त ये सोचो कि मेरी एक्शन से जो सबसे गरीब बंदा है उसको कितना फायदा हो रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप जब डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आपका एकदम परफेक्ट होगा। ये गांधी जी का टेलिस्मैन है। मतलब गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी में, इन चीजों को ध्यान में रख के लिखना है। तो ये सब चीजें वीकर सेक्शन को ध्यान में रख के आपकी ये सब क्वालिटी कैसी है, उस चीजों को हमको यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आ गया? क्लियर है? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड क्लियर है सबको? सबने नोट डाउन कर लिया इस चीज को? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे डालो, आगे अगला हेडिंग डालो। 3 पॉइंट हो गए ना, चौथा डालो। चौथा डालो इमोशनल इंटेलिजेंस। पांचवा डालना कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। इसको पूरा लिखना है आपको, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ऐसे सब हेडिंग डाल के फिर कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, सबको लिखना है ऐसे सब हेडिंग डाल के। फिर अगला हेडिंग इसे डालना, ठीक है। फिर नीचे ही रख दो ना यार। चलिए अगला हेडिंग फिर इसे डालना, 5 नंबर डालिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। इसको मराठी में इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को। अगला जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर, मतलब भारत एवं विश्व के नैतिक चिंतकों का योगदान। भारत एवं विश्व के नैतिक चिंतकों का योगदान, फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन। 6 टॉपिक डालना, पब्लिक सिविल सर्विसेज, पब्लिक हैज सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 7 डालना, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। इनमें सबको आपको सब टॉपिक करके लिखना है। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, दूसरा लिखना है एथिकल कॉन्सर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अगला लिखना है लॉज, रेगुलेशन, ये सब ऐसे टॉपिक में लिखना है, सब टॉपिक में डाल के। थोड़ा फास्ट लिखना है, थोड़ा ज्यादा ही लिखना है इस टाइम, थोड़ा जल्दी लिखो।
हो गया। हम्म, हमने सबसे पहले देखा कि हमें अप्रोच कैसा रखना है। उसमें क्या था, पहला वैल्यू न्यूट्रलिटी, फिर दूसरा था रीजनिंग माइंड, तीसरा था कंटेंट बेस्ड अप्रोच। उसमें क्या एक टर्म थी, उसका मतलब क्या होता है, तो टर्म नहीं पर मतलब उसका क्या होता है, आप नहीं थे शायद। हाँ, सिचुएशन के बिहाफ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना। हम एक ही अप्रोच हर तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। हमको एथिक्स में अलग अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, मैथ्स में अलग रखना पड़ेगा। ठीक है। और एथिक्स में कैसा है, सिचुएशन के बिहाफ पे लोगों की कंडीशन वैरी होती है ना। हाँ, लॉकडाउन भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो ethics में, और करना भी वही है, खुद के एग्जाम्पल्स लिखना है, तभी आपको जब एग्जामिनर होगा ना, वो अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि सब लोग गांधी का एग्जाम्पल देके गांधी को पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है ना। आपको अपने एग्जाम्पल्स लेके जाने हैं, वो कहाँ से आएंगे, आपके ऑब्जर्वेशन से। जब आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लोगे तब आएंगे, आपके ऑब्जर्वेशन से आएंगे। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर से आएंगे। जब आपको ये पूरा सिलेबस याद होगा, तभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब देख पाओगे ना कि इसमें कौन सा यहाँ पे इश्यूज इन्वॉल्व है। इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज में लग रही है, एटीट्यूड कहाँ पे आ रहा है, एप्टीट्यूड कहाँ पे आ रहा है ना, इंटीग्रिटी कहाँ से हो रही है। समझ में, ये तो इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को भी पढ़ना है, तो वहां से एग्जाम्पल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं।
सबकी पीपीटी है, जितने भी 40 लेक्चर जितने भी होंगे सबकी पीपीटी से पढ़ेंगे, आपको बोर्ड पे पढ़ना है। हाँ तो हम लोग उसी देखिए ना, अभी डाइवर्जेंस हम लोग आ जाना पीपीटी में, हमारी बस लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे पिक्स वगैरह भी आएंगी, फ्लो चार्ट भी आएगा, फिर हम लोग खुद से भी ऐड करेंगे उसमें, डिस्कशन होगा वहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना आपको लिखने के लिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन है, अगली बार जब हम वैल्यूज को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल्स के साथ में भी डिस्कस करेंगे ज्यादा तौर पर। हो गया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब हिंदी में क्या बताया था मैंने इसका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसमें देखिए दो टर्म है, पहली टर्म है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आपके हिसाब से क्या होगा इंटेलिजेंस? सीधी भाषा में अगर इंटेलिजेंस को समझना है तो क्या बोलेंगे हम? हाँ, होशियारी। और यहाँ पे क्या होगी इंटेलिजेंस का मतलब? सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे समझदारी। क्या बोलेंगे? समझदारी। लिख लो इंटेलिजेंस, दो टर्म इन्वॉल्व है, पहली है समझदारी, दूसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बहुत से टाइप है, उसमें से एक टाइप है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मैं किसी घर में या फिर आप किसी घर में गेस्ट बन के चले गए हो, है ना, वहां पे एक छोटा बच्चा है, बहुत खेलता रहता है, वो आपके पास आया, उसने बोला मेरे पास कार है मेरे पास, उसको बोला था मेरे पास कार है, ठीक है ना, कार वो बोला कि चलती भी है, आपने बोला चलो चला के दिखाओ। वो कार चलाने के लिए गया, वो रिमोट पे चलती थी, सेल थे उसमें, ठीक है ना, चलाने के लिए कार चल नहीं रही थी उस टाइम, ठीक है ना। तो उसको तो ज्यादा नॉलेज नहीं था कार चलाते कैसे, उसने क्या देखा, सबसे पहले कार की बैटरी निकाल के देखी, उसको समझ में आ गया कि कार की बैटरी काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। उसने फट से क्या किया, इधर उधर देखा, बोला पापा बैटरी है वहां पे, बोला नहीं है। फिर वो सोचने लग गया कि उसके तो मतलब एक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी ना उसके लिए, कि मुझे वो कार चला के दिखाना चाहता है, बच्चों का तो आपको पता है कैसे होता है ना। तो उसको मतलब दिमाग में यही चीज की मैं कार चला के दिखाऊं कैसे, है ना। तो उसने आजू बाजू देखा कैसे कहाँ से सेल लाऊं, तो उसको हॉल में घड़ी दिखी, है ना। तो उसने छोटा सा स्टूल लाया, चढ़ने के लिए गया, देख रहा था निकाल के देखू उसमें तेल निकलता है क्या, पर उसका हाथ नहीं गया, फिर बोला पापा को बुला के बोला घड़ी निकाल के दो, उसमें से तेल निकाल के दो, है ना। फिर पापा ने तेल निकाल के दिए, गाड़ी में तेल डाले, फिर वो गाड़ी चलने लगी, तो बहुत खुश हुआ फिर वो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जब गाड़ी चल नहीं रही थी उस टाइम पे उस बच्चे ने क्या किया, अपनी समझदारी से काम किया, तो इसको बोलेंगे हम उस बच्चे की इंटेलिजेंस, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या हो गई इंटेलिजेंस से, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब, इमोशनल मतलब भावनाएं होती है ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब किसी भी चीज की भावनाओं को समझने की कैपेसिटी बोल सकते हैं। मराठी हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, किसी की भावनाओं को समझने की क्षमता बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और दूसरी चीज क्या होती है, उसको समझने की, उसको एक पॉजिटिव वे में यूज करने की क्षमता, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक बच्चा है 2-3 साल का, 5 साल का, उसको दूध नहीं पीना है, माँ ने उसके सामने दूध का ग्लास ला के रख दिया, वो जिद कर रहा है मैं दूध नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो माँ को उसको हैंडल करना है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस वहां पे देखो कैसे यूज करेंगे। माँ बोल रही है ठीक है तो आज मत पी, पर मैं कल से तेरे को दूध नहीं पीऊंगी, दूध नहीं दूंगी करके, ठीक है। तो फिर माँ ने उसको बोला चलो वो ठीक है, फिर भी वो नहीं मान रहा था। फिर माँ ने बोला अगर खबरदार तूने उस दूध के ग्लास को हाथ लगाया तो, बोला कि नहीं अब तो मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर बोल रही है कि अगर खबरदार तूने अगर उस चीज को पिया तो, मतलब वो बोल रहा है कि फिर से नहीं, मैं खुद को बोलता है कि फिर मैं पीऊंगा, समझ रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब उस चीज की इमोशनल को यूज करके उसी के बिहाफ पे उसको यूज करना, ये हो गया
इमोशनली चीजों को डील करना। आप लोग समझ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और उस चीज को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। जिस भी चीजों को आपको इमोशनली यूज करना है तो उस चीज की कंडीशनिंग होती है, तो उस चीज से आपको उस तरीके से उसका एक कंडीशनिंग बिहेवियरल चेंज होता है। वो कैसे होता है, वो क्या होता है, हम लोग उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आया, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। इंटेलिजेंस मतलब समझदारी, किसी भी चीज को किसी भी काम को करने की जो बेसिक समझदारी होती है उसको बोलते हैं उसका इंटेलिजेंस हमारे सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। और इंटेलिजेंस का एक टाइप है इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ, भावनाओं में बुद्धिमत्ता का कैसे यूज करना है, ठीक है। ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर इन द इंडियन और वेस्टर्न। इंडिया के कुछ थिंकर जैसे महात्मा गांधी है ना, और अलग अलग राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, सारे थिंकर्स का क्या फिलोसॉफी रह चुकी है बेसिक बेसिक, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वेस्टर्न भी वैसे प्लेटो, कांट है ना, बेंथम, इन सबकी जो भी थ्योरीज रहेगी वो हम सबको यहाँ पे देखनी है, ठीक है, पढ़ना है। उन सबको यूज कैसे करना है वो भी हमें देखना है, ठीक है, हमारे आंसर में। अगला टॉपिक है पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कौन सी मूल्य हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे उनको यहाँ पे पढ़ना है। और उन मूल्यों को यूज करते हुए कौन सी समस्याएं आ सकती है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कौन सी आएगी वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। समझ में आ गया, ठीक है। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये लिखा आपने केस स्टडी, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा वो हम लगा। दूसरा है प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस मतलब प्रशासन है ना, और प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस मतलब क्वालिटी या फिर और एक्यूरेसी कितनी है ना, जो भी सर्विसेज हमको डिलीवर करनी है वो कितने टाइम पे हम लोग उनको डिलीवर कर पा रहे हैं, या फिर किस कैपेसिटी से कर रहा है और किस क्षमता से कर रहे हैं। मतलब कोई अगर रोड कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, वो रोड कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन जो है 2 महीने है, पर वो 2 साल तक वो रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हो सका, या फिर इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। समझ रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस मतलब प्रशासन में जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो है या नहीं है। तो उसको इन बेसिस पे हम लोग, उसका कंसेप्ट क्या है, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे आखिरी का टॉपिक है केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज का मतलब जितने भी टॉपिक अपने सब देखिए, कितना लास्ट का नंबर क्या था, 6 था या 7 था, 7 था ना, यहाँ तक 7 नंबर था ना इसका। इस 7 टॉपिक में से अलग अलग टाइप के हम लोग केस स्टडीज कैसे होंगी, ठीक है। और केस स्टडी का मतलब होता है अगर आप किसी चीज के किसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हो, फिर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, वो हम सब लोग केस स्टडी में देखते हैं, ठीक है। तो खास करके केस स्टडी किस किस टॉपिक से आती है, 6 नंबर का टॉपिक, ठीक है, उसके बाद 7 नंबर का टॉपिक, उसके बाद 2 नंबर जो एटीट्यूड वाला था उसमें से, और सबसे ज्यादा आती है एक तो, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कौन सा नंबर था, 4, 6, 7, 2 या फिर 4, इन टॉपिक में से सबसे ज्यादा केस स्टडीज आती है। ये मेरा एनालिसिस है पीछे 5 से साल का। मतलब आप जब केस स्टडी की प्रिपरेशन करोगे तो इन टॉपिक की रिलेटेड भी अगर आप केस स्टडी पढ़ लेते हो तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, है ना। इससे अगला लेक्चर हम लोग कर लेंगे 9 बजे, वहां से हम लोग अपना पहला टॉपिक एथिक्स एंड इंटरफेरेंस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, बुक तो मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना, या फिर यूनिक एकेडमी की एक बुक है एथिक्स के लिए, अपर्णा देशमुख ऐसे कुछ उनका नाम है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। या फिर लेक्सिकन आप रेफर कर सकते हो, अगर बुक ही रेफर करनी है तो छोटी बुक है लेक्सिकन की, उसको रेफर कर सकते हो आप एथिक्स के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। फिलहाल तो आप जो मैंने यही पता है ना इनको स्टडी कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग पहले सिलेबस को पढ़ लो ठीक से, सिलेबस आपके याद होना चाहिए, पूरा टिप पे होना चाहिए सिलेबस। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पहले क्या था, पहला क्या टॉपिक था, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या है वो सब भी आपको याद होने चाहिए। पहले तो आप इतना कर लो बस। दूसरा क्या था, एटीट्यूड। तीसरा था एप्टीट्यूड, नहीं था, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, उसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों हो गए। उसके बाद और आखिरी था प्रोबेबिलिटी इन द
गवर्नेंस। तो ये सारे टॉपिक हो गए, इन सबको आपको स्टडी करके मतलब आपको याद करके आना है, और आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक ये है। ठीक है, तो कल हम लोग इथिक्स एंड इंटरफेरेंस से स्टार्ट करेंगे लेक्चर अपने। ठीक है, मुझे ग्रुप में ऐड कर देना, मैं नोट भेजते रहूंगा। हाँ ठीक है सर, ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, 40% 50% पेपर आपका थेरीज पे है, जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, और 50% सिलेबस हमारा केस स्टडीज पे होगा। मतलब जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ रहेंगे, पढ़ लेंगे, उसका एप्लीकेशन हमें केस स्टडीज में करना पड़ेगा। ठीक है, तो केस स्टडी समझने से पहले हमें इन सब बेसिक चीजों को पहले अंडरस्टूड करके लेना पड़ेगा, जो भी टॉपिक्स है उन चीज को समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया ये। हम्म, हो गया ना, स्टॉप कर दो।